हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेपकर। दिस इज करणवीर परमार। और दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और साइंस का जबरदस्त सा सेशन लेके। फटाफट फटाफट से आ जाइए, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो चलो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सारे के सारे, और एक बार अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां पे भी आप हैं, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आज हम क्या करने वाले हैं, एक और जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं मेरे दोस्तों। तो फटाफट फटाफट से सारे के सारे आ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तब तक आप सेशन को शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। तो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, नाभिक संलयन के दौरान होता है मेरे दोस्तों। आपको यह बताना है कि नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फटाफट से बता दीजिए कि जब संलयन होगा ना मेरे दोस्तों, तो उस टाइम होता क्या है, ये आपको बताना है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है जब संलयन होता है। तो मेरे दोस्तों, दो तरह की फ्यूजन होते हैं मेरे दोस्तों, है ना। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन मेरे दोस्तों, है ना। तो चलो, क्या होता है मेरे दोस्तों, दो तरह के फ्यूजन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। और एक होता है मेरे दोस्तों, यहाँ किसकी बात की गई है, नाभिकीय संलयन की बात की गई है। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना मेरे दोस्तों। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ेंगे मेरे दोस्तों, तो जैसे परमाणु का निर्माण करते हैं, इस वाले केस में क्या होगा, संलयन में हाइड्रोजन के नाभिक होंगे, हाइड्रोजन के नाभिक होंगे और आपस में जुड़ जाएंगे और हीलियम नाभिक का निर्माण करेंगे। और उससे क्या निकलेगी, बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलेगी मेरे दोस्तों, प्लस विकिरण भी निकलेंगे। ठीक है, बॉम्ब की बात कर रहे हैं तो विकिरण भी, रेडिएशन भी होगा। और इसको बोलेंगे मेरे दोस्तों नाभिकीय संलयन, क्योंकि दो नाभिक मेरे दोस्तों आपस में जुड़ के संलयन करके और नया पदार्थ बनाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। उसको क्या बोलेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, नाभिकीय संलयन बोलेंगे। आप आ जाइए, क्लास को लगातार लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपका आंसर क्या है, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस विखंडित हो जाता है। एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये बताना है मेरे दोस्तों कि क्या आंसर होने वाला है। सबका स्वागत है मेरे दोस्तों, फटाफट से आ जाइए। तो दो न्यूक्लियस मिलके एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं मेरे दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं मेरे दोस्तों। न्यूक्लियर फ्यूजन इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर जैसे आपका हीलियम का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। अब देखो, इसकी उल्टा क्या होता है मेरे दोस्तों, परमाणु विखंडन। क्या होता है, परमाणु विखंडन मेरे दोस्तों। विखंडन का मतलब क्या है, टूटना। विखंडन मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, परमाणु विखंडन का मतलब क्या है, टूटना मेरे दोस्तों, है ना। तो जब कोई पदार्थ है रेडियो एक्टिव हो स्पेशली, और वो टूटेगा मेरे दोस्तों, एक से ज्यादा पार्ट में टूटेगा मेरे दोस्तों, तो उससे भी ऊर्जा निकलती है। तो परमाणु विखंडन होगा ना मेरे जिगर के टुकड़ों। इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका यूज किया जाता है। 238 है, पोलोनियम है मेरे दोस्तों, है ना। आपका इन सब का उपयोग किया जाता है और इस पे बौछार करवाई जाती है न्यूट्रॉन की। किसकी बौछार करवाई जाती है, न्यूट्रॉन की। तो दो बराबर पार्ट में ये टूट जाता है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ये छोटा छोटा पार्ट में टूट जाता है मेरे दोस्तों। इसको बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं परमाणु विखंडन, क्योंकि एक जो आपका नाभिक है वो दो बराबर पार्टों में टूट गया। तो इसको क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। सारे के सारे मेरे जिगर को टुकड़ों का स्वागत है। सेशन में आ जाइए, सेशन को जबरदस्त तरीके से क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, है ना। क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बता दीजिए, आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहे। आंसर क्या होने वाला है कि भैया एक परमाणु रूपांतरण है, नहीं है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है। एक नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर है, दो अणुओं का उपखंड है। तो एक भारी नाभिक है मेरे दोस्तों, उसके दो पार्ट हो गए हैं। और क्या काम करती है मेरे जिगर के टुकड़े पे, है ना। इससे क्या बनाया जाता है मेरे दोस्तों, परमाणु बम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, परमाणु बम बनाई जाती है। वही बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराई गई और जापान के उन शहरों को तबाह कर दिया उसने, है ना। और इससे पहले जो नाभिकीय संलयन किया था मेरे दोस्तों, वो आपका हुआ था परमाणु, जो संलयन हुआ था मेरे दोस्तों, इसका उपयोग परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
हाइड्रोजन बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, और हाइड्रोजन बम ज्यादा विनाशकारी होती है परमाणु बम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरेनियम मेरे दोस्तों, यूरेनियम है, इसको क्या किया जाए, अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है मेरे दोस्तों। यूरेनियम इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट, है ना। आपको बता रहा है कि यूरेनियम है वो आगे ब्रेक डाउन होकर किस नाभिक के अंदर टूट जाता है मेरे दोस्तों, किस समस्थानिक समस्थानिक में क्या बनाता है उनके समस्थानिक, है ना। रेडियम बनाता है, नहीं बनाता, पोलोनियम बनाता है, नहीं बनाता। ये क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, लेड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेड बनाएगा, पीवी। पीवी ही क्यों बना रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद के मेरे दोस्तों, इसके बाद के और जो आइसोटोप्स होंगे ना मेरे दोस्तों, समस्थानिक होंगे, इसके बाद सारे आइसोटोप्स होंगे ना मेरे दोस्तों, वो सारे क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, अस्थायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्थायी होते हैं, उनके नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं मेरे दोस्तों। जब अस्थायी होंगे तो स्टेबल फॉर्म बनाएगा, तो स्टेबल फॉर्म में पीवी बनेगा। पीवी होता है मेरे दोस्तों एक धातु होती है जो कि कुचालक होती है। कैसी होती है, कुचालक धातु होती है मेरे दोस्तों, है ना। इंसुलेटर वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सीसा। थोरियम है मेरे दोस्तों, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। पोलोनियम है, ये भी रेडियो एक्टिव है। और रेडियम, ये तीनों का ये रेडियम मेरे दोस्तों और पोलोनियम, है ना। रेडियो और पोलोनियम का आविष्कार मेरे दोस्तों किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने किया था मेरे दोस्तों। रेडियो एक्टिवता की यूनिट भी है, एक्टिवता का मात्रक भी क्या है मेरे दोस्तों, क्यूरी भी है। आपका क्यूरी है, मैडम क्यूरी के योगदान को देखते हुए। और बैकोरल भी है, हेनरी बैकोरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और रदरफोर्ड भी है, क्योंकि इन्होंने अल्फा और बीटा कणों का खोज भी किया था मेरे दोस्तों, है ना। तो इन तीनों के योगदान को देखते हुए हमने क्या लिया है मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने सबको इसकी क्या बना ली है, इसकी रेडियो एक्टिविता का मात्रक बना लिया। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़ों का स्वागत है मेरे दोस्तों। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। सबसे नमस्कार कर लिया है मेरे दोस्तों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा तब आता है तब ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर करते हैं। हाँ, सबको राधे राधे है, सबको गुड इवनिंग है मेरे दोस्तों। फटाफट से आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। चलो, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है। भारी जल मेरे दोस्तों, भारी जल होता है D2O। क्या होता है आपका, D2O होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, भारी जल होता है। और जो भारी जल है मेरे दोस्तों बनता कैसे है, ये होता है प्रोट्रियम मेरे दोस्तों। ये क्या होता है, प्रोट्रियम। ये होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3 मेरे दोस्तों। तो जो प्रोट्रियम होता है ना मेरे दोस्तों 1H2, ये होता है क्या, आपका भारी जल बनाने के लिए इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाई जाती है मेरे दोस्तों, D2O बनाया जाता है ना। तो ये जो D2O होता है इसको बोलते हैं भारी जल। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। किसमें किया जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो किस के लिए किया जाता है वो हमें देखना है। खनिज समृद्धि जल होता है, नहीं है। ओजोनीकृत जल होता है वो भी नहीं है। भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन का आइसोटोप से युक्त जल होता है, तो इसका डी मस्ट बी राइट आंसर। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, विमंडक की फॉर्म में इसका उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर कर रही है, D2O लिख रही है। और उसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका भारी जल होगा। इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंडक की फॉर्म में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, है ना। तो भारत में कहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वर टेस्टेड इन इंडिया बाय, है ना। किसके द्वारा, कहां पे मतलब किए गए मेरे दोस्तों टेस्ट, मतलब आपके न्यूक्लियर जो आपका वेपन्स थे। तो मेरे दोस्तों ऐसी जगह न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया जाता है जहां पे आबादी ना हो। वहां पे अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए टेस्टिंग में, रेडिएशन भी फैल जाए, तो लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, आसपास रिवर भी नहीं हो मेरे दोस्तों। हाँ, तो ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर रेडिएशन वगैरह किसी तरह से फैल जाए तो नुकसान ना हो। तो मेरे दोस्तों श्रीहरिकोटा आंसर नहीं आएगा आपका, कांचीपुर नहीं आएगा, पोखरण नहीं आएगा आपका, सॉरी पोखरण आएगा। कहां पे आएगा, पोखरण। पोखरण है मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर। कहां पे है, राजस्थान के अंदर है मेरे जिगर के टुकड़ों। और राजस्थान में क्या है, थार डेजर्ट है ना।
थार्ड आइलैंड है मेरे दोस्तों, इसमें जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में अंदर आता है पोखरण मेरे दोस्तों, है ना। वहां पे इसका परीक्षण किया गया था, किसके उसमें किया गया था निर्देशन में, तो हमारे मिसाइल मैन भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कुछ वैज्ञानिकों के ने मिलकर इसका परीक्षण किया। उस टाइम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे 1999 में, कारगिल वॉर से पहले मेरे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उन टाइम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है? व्हाट इज द रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस? तो मेरे दोस्तों अक्रिय गैस की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। पहली बात तो अक्रिय गैस आपको पता ही है, ग्रुप 18 में आती है। किस में आती है? ग्रुप 18 में आती है। आपको तो अब तो मैंने कितनी बार आपको प्रैक्टिस करवा दी, आपको छप गया होगा। जिसको ग्रुप क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जीरो भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? जीरो। गैसेस का नाम भी याद हो गया होगा। कौन कौन सी गैसेस है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडियम, है ना। इनके बारे में भी आपको पता है मेरे दोस्तों, है ना। हीलियम होता है इसको कहां भरा जाता है? गुब्बारों में भराया जाता है ना। ये हल्की होती है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा नियोन आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जा सकता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा जो आपका जीनोन है, ये यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। रेडॉन है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग कहां पे किया? ये सबसे भारी है, ये सबसे भारी नोबल गैस है ना, नोबल गैस है। और रेडियो एक्टिव भी होती है। और कैसी होती है? रेडियो एक्टिव भी है मेरे दोस्तों, है ना। रेडियो एक्टिव भी है। तो ऊपर पट्टी पे मिलती है, वायुमंडल में नहीं मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन मस्ट बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं और सेशन को शेयर करते हैं मेरे दोस्तों। चलो, तो आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है ना। जो सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं मेरे दोस्तों, है ना, वायु की गति मैक 4th 5th इस स्पीड से चलते हैं मेरे दोस्तों। वैसे वायु में स्पीड, आपकी वायु की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड मेरे दोस्तों, ठीक है। इससे कई ज्यादा स्पीड से चलते हैं मेरे दोस्तों। तो आपका क्या होता है? सुपरसोनिक की स्पीड होती है। हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल भी है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मोस है मेरे दोस्तों। ब्रह्मा और मस्कवा रिवर के नाम से बनाई गई है सुपरसोनिक क्रूज। और अभी मेरे दोस्तों वो काफी उसमें भी है, टेस्टिंग में भी है, उसके अपग्रेडेड वर्जन के लिए। और काफी सफल उसके वो रहे हैं, क्या आपके टेस्टिंग रही है मेरे दोस्तों। तो चलो, सुपरसोनिक विमान की बात कर लेते हैं। सुपरसोनिक विमान किसको नुकसान पहुंचाते हैं? पहली बात तो जो विमान उड़ते हैं ना मेरे दोस्तों, विमान उड़ते कहाँ है ये पता करना होगा। तो एनवायरमेंट की कुछ लेयर्स होती है मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको पता है एनवायरमेंट की कौन कौन सी लेयर है मेरे दोस्तों? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह से आपके होती है लेयर। जो समताप मंडल है, यहाँ पे टेम्परेचर समान रहता है, जहाज के उड़ने के लिए उत्तम दिशा है मेरे दोस्तों। ओजोन भी इसी लेयर में पाई जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपका सुपरसोनिक विमान होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालते हैं मेरे दोस्तों, है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका जो आयन मंडल, सॉरी, आपका जो ओजोन मंडल होता है वो इंपैक्ट होता है। आयन मंडल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेडियो एवं टेलीविजन, रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण के लिए मेरे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल जैसे आयन होते हैं, यहाँ पे टकरा के रेज वापस लौट के आ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा मेरे दोस्तों ओजोन मंडल मेरे दोस्तों, ठीक है, ओजोन स्फीयर। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार इज मेनली यूज्ड फॉर बाय डॉक्टर्स, बाय इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स और बाय सी फेयरर्स। तो बता दीजिए कि किसके द्वारा यूज किया जाता है मेरे दोस्तों। पहले तो सोनार के बारे में जानेंगे। सोनार, है ना। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड अर्थ और रेंज, है ना। ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पूछी जाती है सोनार की फुल फॉर्म। सोनार का उपयोग किया जाता है जहाजों में एवं पनडुब्बियों। कहां पे उपयोग किया जाता है? जहाजों एवं पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाता है। जहाज में उपयोग किया जाता है, पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। और ये इसमें क्या होता है? ट्रांसपॉन्डर लगे रहते हैं मेरे दोस्तों, और
रिसीवर लगे रहते हैं, TX और RX, है ना। ये मेरे दोस्तों सिग्नल को छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, टकरा के किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के सिग्नल वापस रिसीव होते हैं। और इस तरह से हमें पता चलता है कि पानी के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये जहाज है, सबमरीन है, इनमें लगे होते हैं। और शत्रु की पोजीशन बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि किस स्पीड से कोई हमारी कोई रॉक तो नहीं है सामने जिससे हम भिड़ जाए, उसका पानी के अंदर क्या बताते हैं मेरे दोस्तों, ये वस्तु की स्थिति, गति एवं आकार एवं दिशा, स्थिति, गति और दिशा के बारे में बता देते हैं मेरे दोस्तों। तो ये सोनार समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। वैसे आपके जहाजों में लगा हुआ तो है, कोई ऐसा नहीं कि समुद्री यात्री जेब में रखे, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल पकाना कठिन हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू द कुक राइस ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एट द सी लेवल बिलो द माइन और सेम एनीवेयर मेरे दोस्तों। तो चावल मेरे दोस्तों कहां पे, चावल मेरे दोस्तों, चावल की बात कर रहा हूं, चावल पकाना। तो कोई भी चीज बॉइलिंग पॉइंट पे पकते हैं मेरे दोस्तों, क्वथनांक पे पकते हैं, क्वथनांक पे पकते हैं मेरे दोस्तों, है ना। अब जब पहाड़, क्वथनांक मेरे दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायुदाब के ऊपर। वायुदाब अधिक तो क्वथनांक क्या हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, बढ़ जाएगा। वायुदाब प्रोपोर्शनल टू होता है आपकी क्वथनांक के, ठीक है। तो आपका वायुदाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो आपका जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे आप हो मेरे दोस्तों, और पहाड़ पे आप चावल पकाने की कोशिश कर रहे हो, ये खड़े हो देखो, है ना। और यहाँ पे भैया पतीला रख रखा है ना, बर्नर पे। तो आप भैया कैसे खाना पकाओगे बताओ। तो चावल पर्वत के शिखर पर वहां एयर प्रेशर कम हो जाएगा मेरे दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसकी वजह से खाना पकेगा नहीं। तो पर्वत के शिखर पर आपका खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मस्ट बी राइट आंसर, है ना। जो मेरे जिगर के टुकड़ों इस फिगर को देख के जो हंसे, बस वो समझ लेना कि ये उसी का चित्र है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाजों पर पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबल जाता है मेरे दोस्तों। तो आपको बताना है कि क्यों मेरे जिगर के टुकड़ों पहाड़ों पर ठंड होती है, ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, वायु दाब से लेना देना है मेरे दोस्तों। किससे लेना देना है, वायु दाब से लेना देना है। पहाड़ों पर वायु दाब कम हो जाता है मेरे दोस्तों, वायु दाब कम हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों तो बॉइलिंग पॉइंट को इंपैक्ट कर जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर इन द माउंटेन्स। तो जो वहां पे क्या होगा मेरे दोस्तों, लोअर टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि वायु दाब उसको इंपैक्ट करेगा। आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो जो एयर प्रेशर होता है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वायु दाब के बदल जाने की वजह से आपका क्वथनांक बदल जाएगा और पानी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, कम तापमान पर बनना शुरू हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और सबको मेरे दोस्तों नमस्ते है, सबको प्रणाम है। क्लास में आते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। राइस कुक्स क्विकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज स्टीम एस्केप फ्रॉम इट, नहीं भाप इससे निकलती है। इट डज नॉट अलाउ इजी रिलीज ऑफ हीट, या ऊष्मा को आसानी से नहीं निकलने देता, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाई प्रेशर ब्रेक डाउन द हार्ड लेयर ऑफ द राइस। भैया जो देखो कितना मजाकिया हो गया कि ज्यादा प्रेशर होगा तो उसकी चावल की जो लेयर होगी, हार्ड लेयर होगी, वो टूट जाएगी, ये भी नहीं है। हाई प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो मेरे दोस्तों उच्च दाब होगा ना मेरे दोस्तों, जल के क्वथनांक को क्या होगा मेरे दोस्तों, बढ़ा देगा। मैंने बताया था ना कि प्रेशर होता है मेरे दोस्तों, वो क्वथनांक के क्या प्रोपोर्शनल हो गया, तो दाब उच्च होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे अगर कुकर की बात करूं मैं, तो उसमें होती है मेरे दोस्तों गुप्त ऊष्मा। उसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, गुप्त ऊष्मा, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोली जाती है। और लेटेंट हीट पे क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं मेरे दोस्तों कि आप खाना खा रहे हैं मेरे दोस्तों, एक फूली हुई रोटी है, जैसे ही तोड़ते हैं तो उससे निकलने वाली भाप से आपकी उंगलियां जल जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या रहती है, गुप्त ऊष्मा रहती है, लेटेंट हीट होती है, वो ज्यादा इंपैक्ट करती है गर्म पानी की कंपैरिजन में। तो गर्म पानी से इतना इंपैक्ट नहीं होगा मेरे दोस्तों, उसकी
उसके अलावा आपका जो गुप्त ऊष्मा होगी, जो वेपर होगी, उससे मेरे दोस्तों जल्दी से आपका हाथ चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्कोहल में क्या होता है मेरे दोस्तों? एल्कोहल की बात कर रहा है तो एल्कोहल में व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहल क्वेश्चन होना चाहिए। तो एल्कोहल का फॉर्मूला बता दूं मैं, C2H5OH मेरे दोस्तों, ये एल्कोहल का टाइप है। CH3OH मेरे दोस्तों एल्कोहल का टाइप है ना। तो ये ज्यादातर वैसे तो कार्बन की चेन के साथ साथ में OH लगाते रहो, ROH लगा दो, है ना। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, इसकी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी। ये है पीने वाली शराब, आपको पता है पीने वाली शराब है मेरे दोस्तों। और ये है मेरे दोस्तों कौन सी वाली शराब, सॉरी हाँ ये तो बता ही नहीं मेरे। और ये है मेरे दोस्तों जहरीली शराब। कैसी है? जहरीली शराब। पर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है मेरे दोस्तों ऐसे एल्कोहल में जो कि आपका जैसे शराबी है उसको पी ना ले, है ना। कई इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, जैसे चमड़ा इंडस्ट्री है, तो वहां पे एल्कोहल को जहरीला बनाने के लिए CH3OH मिला देते हैं, क्योंकि उसके कर्मचारी उसका मिसयूज ना कर ले, उसको पी ना जाए, उसको पी के खत्म ना कर दे, पार्टी ना कर ले, है ना। तो चलो, तो हाँ बिल्कुल मदिरा यही है मेरे दोस्तों, C2H5OH। आप नुस्खा मत पूछ लेना कि सर कैसे बनता है, वो भी बता दीजिए, हम घर पे बना लेंगे और फिर व्यापार शुरुआत से, है ना। तो चलो बता दीजिए मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बता दीजिए। फॉर्मूले में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो मेरे दोस्तों नाइट्रोजन तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब यहां देखा जाए तो वहां ऑप्शन के हिसाब से ये तो गलत हो गया, नाइट्रोजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन फिर से नहीं है और क्लोरीन भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हल्के क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो आप इनको हल्के में बना लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और सेशन को लाइक और शेयर करते चलें। और जिन भी जिगर के टुकड़ों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल मेरे दोस्तों? फटाफट से बताना है। तो एथेनॉल होता है C2H5OH मेरे दोस्तों, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही ये उबल जाता है एल्कोहल। तो चलो मैं एलिमिनेट करता हूं, आप लोग आंसर बताएं। ये और ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 78 डिग्री सेल्सियस पे जो एथेनॉल होता है ना मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? बॉयल होने लग जाता है, इवोपरेट होना शुरू कर देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। COOH, जो COOH होता है मेरे दोस्तों, जो COOH है ये क्या होता है मेरे दोस्तों? निम्न में से क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अच्छा, तो क्रियात्मक समूहों की बात करें मेरे दोस्तों, तो ROH एक क्रियात्मक समूह है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों RC++OR मेरे दोस्तों क्रियात्मक समूह है। RC++OH क्रियात्मक समूह है ना। RCOOH मेरे दोस्तों क्रियात्मक समूह है, एंड मैनी मोर, है ना। RNH2 मेरे दोस्तों क्रियात्मक समूह। तो इस तरह से मेरे दोस्तों सब में एल्कीन में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये एल्कोहल है, ये क्या है मेरे दोस्तों? एल्कोहल है। इसकी बात करूं मैं, RC++OR आर आ जाता है मेरे दोस्तों, ये कीटोन है, कीटोन है। इसकी बात करूं मैं तो मेरे दोस्तों R और H आ जाता है, बीच में C++O, तो एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे दोस्तों अमीन्स बोला जाता है इनको, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया है? COOH के बारे में पूछा गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है मेरे दोस्तों? एक क्रियात्मक समूह है जिसका फॉर्मूला आगे दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए क्या किया जाता है? जब वेल्डिंग की जाती है मेरे दोस्तों, तो क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? एथाइन का उपयोग किया जाता है ना। आपका इस तरह से लिख सकता हूं, आपका इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे ये बर्न हो जाए और वेल्डिंग हो जाए। क्या हो जाए? वेल्डिंग हो जाए मेरे दोस्तों, ठीक है। और टांका लगाने के लिए कई बार ये क्वेश्चन भी लगाया जाता है भैया कि टांका, जो आपकी आईसी होती है मेरे दोस्तों, उसके अंदर क्या लगाया जाता है? टांका लगाया जाता है। तो SN+PV का लेयर यूज किया जाता है। किसका? SN+PV यूज किया जाता है मेरे दोस्तों, जो कि सर्किट के अंदर टांका लगाने में यूज होता है। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? वेल्डिंग करने के लिए एथाइन के साथ साथ ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग किया जाता है।
जिससे वो एथाइन है वो बर्न हो जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आपका टाका लग जाए मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, टाका लगा है ना, कांटा लगा होता है भैया, वो टाका लगाना होता है ना। तो चलो गाने गा लो आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक। सबसे सरल एल्कोहल है ना, सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी सबसे कम हो। तो चलो इनकी संरचना लिख लेते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैथेन की बात करूं तो एक कार्बन के साथ आ जाएगा CH3OH आ जाएगा, ठीक है। अगर इथाइल एल्कोहल की बात करूं तो C2H5OH आ जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों इथाइल एल्कोहल एथेनॉल सेम है ना। ब्यूटेनॉल की बात करूं, ब्यूटेनॉल की बात करूं मेरे दोस्तों तो CH3 CH2 CH2 आपका CH2OH, ये आपका 4 कार्बन के साथ है तो ब्यूटेनॉल है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 5 और 2 7 और 2 9 H9OH है ना, इस तरह से। तो आपका ब्यूटेनॉल हो गया मेरे दोस्तों। तो सबसे कम कार्बन की क्वांटिटी किस में है ये आपको देखना है, वो है आपके एक कार्बन की क्वांटिटी मैथेनॉल, जिसको जहरीली शराब भी बोलते हैं, CH3OH। सबसे कैसा मेरे दोस्तों एल्कोहल है ये, सबसे सरल एल्कोहल है। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर करते चलिए, चलो सारे के सारे कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और हाँ, मजा आ जाता है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चांदी। चांदी के बारे में पूछा है मेरे दोस्तों, तो चांदी के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। चांदी को Ag से लिखा जाता है ना, ये वही वाला है Ag OG लोजी सुनोजी है ना। तो Ag है अर्जेंटियम, अर्जेंटियम है मेरे दोस्तों, अर्जेंटियम है। और ये मेरे दोस्तों जो सर्वोत्तम क्या है मेरे दोस्तों, सर्वोत्तम सुचालक है, सर्वोत्तम सुचालक है मेरे दोस्तों, है ना। यानी करंट उसके अलावा मेरे दोस्तों Ag है, Ag के बाद में आपका आता है ऑरम मेरे दोस्तों, सॉरी Au के बाद में आता है Ag, Au के बाद में आता है Ag। यानी आपके सोने के बाद मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा अधात वर्धनीय, यानी पीट पीट के चद्दर बनाई जा सकती है, अधात वर्धनीय एवं तन्य है। सबसे ज्यादा क्या है मेरे दोस्तों, मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल है। तो चांदी क्या है, एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ बिल्कुल नहीं है, एक विद्युत का सुचालक बिल्कुल है, कुचालक तो है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको काफी बताया है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका विद्युत का एक सुचालक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ हाँ, तो भैया इसी तरह से बिल्कुल शांति बनाए रखें और क्लास में क्या करते रहे, आंसर करते रहे मेरे दोस्तों। जितने ज्यादा आंसर आएंगे उतना ही आप उतना ही मजा आता है ना। तो सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर भी कर दो, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो मेरे दोस्तों और आंसर करते रहो। डोलोमाइट मेरे दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, डोलोमाइट, डोलोमाइट है ना। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों डोलोमाइट, है ना। और ये क्या होता है, अयस्क होता है, क्या होता है, अयस्क होता है मेरे दोस्तों। अयस्क क्या होता है मेरे दोस्तों, धातु प्लस अशुद्धि, है ना। धातु प्लस क्या होती है, अशुद्धि को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, है ना। व्हाट इज द ओर मैटर विद द इम्प्योरिटीज इज नोन एज आपका ओर, है ना। डोलोमाइट ओर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिख रहा है, तो बिल्कुल मैग्नीशियम कार्बोनेट भी नहीं दिखे ना, तो मैग्नीशियम दिखे तो भी डोलोमाइट किसका अयस्क है, वैसे कार्बोनेट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ धातु की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका मैग्नीशियम का होगा, कहीं पे कैल्शियम दे रखा हो तो वो भी आंसर कर सकते हैं अगर मैग्नीशियम एब्सेंट है तो, ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसल पादपों में रंध्र खुले होते हैं, ये कैसे पादप में, द स्टोमेटा आर ओपन इन द फ्लैशी प्लांट, है ना। फ्लैशी प्लांट की बात कर रहा है, जो गूदेदार होते हैं मेरे दोस्तों। अब फ्लैशी प्लांट्स होते हैं ना मेरे दोस्तों, जो मांसल प्लांट्स होते हैं, मांसल पादप होते हैं, वो होते हैं मेरे दोस्तों रेगिस्तान के अंदर। कहां पे होते हैं, रेगिस्तान के अंदर, है ना। रेगिस्तान के अंदर जो पादप होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है ना मेरे दोस्तों, पत्तियां वो कांटों में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है, जिससे क्या नहीं हो सके, पानी का सर्जन, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सके,
ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब बताओ, पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, वहां कहां कहां रंध्र होते हैं जहां पे ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, चाहे वो तना हो चाहे पत्तियां हो, सब जगह रंध्र होंगे जहां पे ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको बताना है कि मासल पादप जो रेगिस्तान में रहते हैं, क्या दोपहर में खोल देंगे अपने रंध्रों को, सारा पानी उड़ जाएगा, पानी की वैसे भी कमी है, सुबह सुबह खोलते हैं नहीं, रात्रि में खोलेंगे मेरे दोस्तों, जिससे क्या हो सके मेरे दोस्तों, गैसेस का एक्सचेंज हो सके और कम से कम क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, रात्रि के अंदर, ठीक है। बाकी सारे दिन में खोलते हैं मेरे दोस्तों। आपका जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर ज्यादातर स्टोमेटा पाए जाते हैं, वहां क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां पे क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी मेरे दोस्तों, और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है मेरे दोस्तों कि क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, क्या क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24D है मेरे दोस्तों, है ना। 24D क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है फटाफट से मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, फटाफट से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये है सर, है ना। ये एक कीटनाशी है मेरे दोस्तों, ये खरपतवार नाशी है मेरे दोस्तों, उसके अलावा ये आपका विस्फोटक है और कवकनाशी है। तो आपको बताना है 24D है ना, एक एक्सप्लोजिव है। तो फटाफट से बता दीजिए मेरे दोस्तों 24D क्या है। हाँ, तो 24D देख लेते हैं, एक विस्फोटक है, खरपतवार नाशी है, कवकनाशी है और क्या है, तो 24 मेरे दोस्तों। अब डी की फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी कि 24D क्या है मेरे दोस्तों। तो डाई क्लोरोफिनॉक्सी क्या होती है, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना। ये इसकी फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों, 24 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड मेरे दोस्तों, है ना। अब ये क्या है मेरे दोस्तों, ये स्पेशली एक वीडिसाइड है, क्या है ये, एक खरपतवार नाशी है, ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है। स्पेशली जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होते हैं ना, खरपतवार भी कैसे हो मेरे दोस्तों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। खरपतवार क्या होता है मेरे दोस्तों, वीड्स बोलते हैं, जो कि मेन क्रॉप्स के साथ पैदा हो जाते हैं और उस को नुकसान पहुंचाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो मेरे जीवन के टुकड़ों ये क्या है, हाँ, तो आपका कीटनाशक है, नहीं है, आपका विस्फोटक है, नहीं है, कवकनाशी है, खरपतवार नाशी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आपका 24D का फुल नेम है, एब्रिविएशन है 24D और फुल फॉर्म है 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को डेड कर देता है और मेन क्रॉप्स को क्या करता है, आपको स्टोर करता है, मतलब उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है ना। कोशिका विभाजन की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन करता है ना मेरे दोस्तों, तो सेल डिवीजन कौन करता है फटाफट से बता दीजिए, है ना। सेल डिवीजन करेगा, देखो सेल होती है साइटो, है ना, और काइनिन मतलब डिवीजन। तो साइटोकाइनिन होगा मेरे दोस्तों, वो क्या कर देगा, सेल डिवीजन कर देगा। जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये वृद्धि हार्मोन होता है, क्या होता है, वृद्धि हार्मोन। इसको भी क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन होता है, पर क्या कर देता है, ये कोशिका विभाजन कर देता है। जिब्रेलियन भी क्या करता है मेरे दोस्तों, वृद्धि हार्मोन ही होता है, ये तनाव वगैरह बढ़ा देता है। एब्सिसिक एसिड होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि और रोधक हार्मोन होता है मेरे दोस्तों, ये पत्तियों को गिरा देता है, क्या कर देता है। अब वृद्धि रोधक का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्लांट का जितना फूड बनता है उससे ज्यादा
उसकी फूड की नीड हो जाती है। तो ऐसे में प्लांट क्या करे, भैया खाना कम बन रहा है और जरूरत ज्यादा है, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, जहां पे पादप को भैया खाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करता है कि ऐसे पार्ट को ड्राई कर देता है, डेड कर देता है और एब्सिसिक एसिड वहां आ जाता है। तो मेरे दोस्तों जैसे कॉर्क इसका एग्जांपल है, ठीक है, सूखी पत्तियों को झड़ जाना मेरे दोस्तों, ये आपका एब्सिसिक एसिड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है मेरे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज, तो प्रकाश संश्लेषी है ना मेरे दोस्तों, अगर फोटोसिंथेसिस कहां होगा? पत्तियों के अंदर। कहां पे होगा? पत्तियों में। पत्तियों में क्या होगा मेरे दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा मेरे दोस्तों? क्लोरोफिल। ये क्या करेगा? प्रकाश का अवशोषण। और उसके साथ साथ में क्या बनाएगा? खाना, ग्लूकोज बना के तैयार कर देगा। तो आंसर क्या होगा? हार्मित लवक होगा। जो राइबोसोम होता है ना मेरे दोस्तों, राइबोसोम, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं, लाइसोसोम की बात करूं, तो लाइसोसोम क्या करता है मेरे दोस्तों? आपका डेड सेल का क्या होता है? डेड सेल को क्या कर देता है कि कब्र होती है, ये इसको खा के खत्म कर देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेरे दोस्तों, ये क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण। क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण कर देता है, ठीक है। और एटीपी पे आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसका आंसर क्या होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषी हरितलवक होगा। कौन से 21वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, तो उसमें साइटोकाइनिन आंसर होगा। साइटोकाइनिन ही तो दिया है। अच्छा, आंसर नहीं लगाया मैंने, ठीक है, आंसर लगा दे तो इसका आंसर क्या बताया था मेरे दोस्तों? सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। आंसर कहां है? ये लो, आंसर लगा दिया आपको, सो जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख दीजिए मेरे जिगर के टुकड़ों पे, फल को पका देता है वो हार्मोन क्या है फल पकाने में? तो मेरे दोस्तों जिब्रेलियन फल पकाने में नहीं यूज होता, साइटोकाइनिन यूज नहीं होता। आंसर क्या होगा? एथिलीन और आपका जिब्रेलियन, आपका साइटोकाइनिन में से होगा। साइटोकाइनिन अभी बताया था सेल डिवीजन करता है मेरे दोस्तों। तो जो एथिलीन है ना मेरे दोस्तों, जब ज्यादा फल पक जाता है तो उसमें से जो स्मेल आती है वो एथिलीन की आती है। तो ये फल पकाने वाला हार्मोन होता है। जैसे ही फल पकता है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ अ मिमोसा लीफ, है ना। तो आपको छुई मुई की पत्तियां हैं मेरे दोस्तों, फोटोसिंथेसिस होता है मेरे दोस्तों? नहीं होता। आपका मेरे दोस्तों आपका ट्रेमर होता है, कंपान कुंचन होता है, आपका निशा कुंचन होता है। तो क्या होता है मेरे दोस्तों? बी, ए और बी में से आंसर होने वाला है फटाफट से। छुई मुई की पत्तियां होती है ना मेरे दोस्तों, उसमें भी रंध्र होते हैं, है ना। तो पानी की जो जो आपकी क्वांटिटी है उसकी वजह से मेरे दोस्तों क्या हो जाता है? उसमें थिग्मोट्रोपिज्म होता है। क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म होता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं मेरे दोस्तों। कौन कंट्रोल करता है? वही वाटर लेवल को उसको कंट्रोल करता है। तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म मेरे दोस्तों, और कंपान कुंचन बोलेंगे। इसी वजह से छोटी की पत्तियों को हाथ लगाते ही वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से हो जाता है? व्हाइट बड डिजीज इस प्लांट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज और बोरोन की डेफिशिएंसी से नहीं होता। ए और बी में से फटाफट से आंसर कर दीजिए, आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर होगा मेरे दोस्तों जिंक की जो होगा, पौधों में व्हाइट बड रोग होगा जो जिंक की डेफिशिएंसी से हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा? हाँ, जिंक की डेफिशिएंसी से हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दाल देने वाले पौधों को निम्न में से कुछ कुल में रखा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस आर द पल्स बियरिंग प्लांट्स प्लेस्ड? सोलेनेसी, मालवेसी, या फिर लेग्यूमिनेसी, या फिर लिलिएसी? तो आपको देखना है कि क्या है। चलो देखते हैं। दाल की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, तो दाल देने वाले जो प्लांट होते हैं ना मेरे दोस्तों, उसको रखा जाता है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी के अंदर रखा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। दाल के बारे में बात कर रहा है तो मैं चना है, दाल है मेरे दोस्तों, है ना। आपका अरहर दाल है मेरे दोस्तों, है ना। और आपका मेरे दोस्तों आपका सोयाबीन है दाल में,
एटसेट्रा, है ना। तो चना है मेरे दोस्तों, दालों का राजा के नाम से भी जाना जाता है ना। साइसर एराइटनम, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? साइसर एराइटनम। अरहर का क्या है मेरे दोस्तों? कैजनस कैजन, कैजनस कैजन। आपका सोयाबीन का क्या है मेरे दोस्तों? ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, जो कि प्रोटीन रिच होती है। क्या होती है? प्रोटीन रिच। उसके अलावा तो लेग्यूमिनेसिस का आंसर आ जाएगा। सोलेनेसी में आता है मेरे दोस्तों, जैसे आलू है वो आएगा। और आलू का बॉटनिकल नेम क्या है मेरे दोस्तों? पोटैटो का, है ना, सोलेनम ट्यूब्रोसम। क्या होता है? सोलेनम ट्यूब्रोसम। ठीक है। आपका मालवेसी के अंदर आता है मेरे दोस्तों, आपका जैसे भिंडी है मेरे दोस्तों, भिंडी है ना। और उसके अलावा मेरे दोस्तों और क्या आएगा? कॉफी है मेरे दोस्तों, कॉफी है, एटसेट्रा, है ना। कपास है, आता है। चलो, कपास का बॉटनिकल नेम क्या है मेरे दोस्तों? गॉसियम सेल। क्या है? गॉसियम सेल। कॉफी का क्या है मेरे दोस्तों? कॉफी का है मेरे दोस्तों कॉफी अरेबिका, कॉफी अरेबिका। और भिंडी का क्या है मेरे दोस्तों? सोलेनम ट्यूब। आपका क्या है? मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अगर आपको दिमाग में आ जाए। लिलिएसी जो प्लांट होते हैं मेरे दोस्तों, इनके एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सबका स्वागत है मेरे जिगर के टुकड़ों। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, और टाइम पे अगर आएंगे ना मेरे दोस्तों, तो आपको काफी सारी नॉलेज आपको मिलेगी मेरे दोस्तों। चलो, बांस एक तरह का क्या है मेरे दोस्तों? बैम्बू इज अ काइंड ऑफ हर्ब्स, ट्री, बुश और ग्रास। आपको बताना है कि एक झाड़ी है मेरे दोस्तों? नहीं है। आपका एक वृक्ष है मेरे दोस्तों? आपका नहीं है मेरे दोस्तों। एक झाड़ी तो यहाँ लिखी दी है मेरे दोस्तों, जड़ लिखना चाहिए था फिर मेरे दोस्तों, है ना। चलो, आपका हर्ब्स होती है मतलब जड़ी बूटी, है ना, जड़ी बूटी। फिर जड़ी बूटी है तो क्या होगा मेरे दोस्तों? एक तरह की घास है मेरे दोस्तों। अच्छा, हाँ, भिंडी का क्या है? एवल मास्कस एस्कुलेंटस। अच्छा, ठीक है, तो क्या नाम था? एवल मास्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, ये भिंडी का था। ऐसे बहुत सारे बॉटनिकल नेम हैं जो आपको याद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। लगातार क्या करना है? बस प्रैक्टिस करते जाना है और सेशन में बने रहना है मेरे दोस्तों। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। चलो, तो अब चलते हैं आगे। अच्छा, बांस की जो मेरे दोस्तों, बांस का जो फ्लावर होता है वो कितने सालों में आता है? वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिल्कुल, जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो, निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए? तो मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है वो ये डिसाइड करेगा कि हाँ, जो डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, उनमें से बॉडी कहाँ पे चली गई है मेरे जिगर के टुकड़ों में? वहां पे मिट्टी में चली गई है ना। हाँ, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, है ना। बिल्कुल मेरे जिगर के टुकड़ों, जय हिंद जय भारत है। उसके अलावा प्रैप कर क्रैक कर भी बोल दिया करो कभी, है कि नहीं है? तो चलो, हाँ, मेरे जिगर के टुकड़ों, पढ़ाने का काफी शौक है ना। तो काफी सालों से प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं और लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जो पढ़ा रहा है वो नहीं थकता है, वो प्रैक्टिस करता जाता है और आपको समझाता जाता है, प्रैक्टिस करवाता जाता है। और जो पढ़ रहे हैं ना, जिनको सच में कुछ चाहिए, वो अरे यार आज सो जाते हैं, आज हम थोड़ा सा आराम कर लेते। मेरे जिगर के टुकड़ों, आराम करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं, है? तो आप आए, क्लास पढ़ें और सेशन को लगातार शेयर करें, और जितनी ज्यादा मेहनत और शिद्दत से मेरे दोस्तों इस पढ़ाई से प्यार कर लोगे ना, उतने ही ये आपको फ्यूचर में प्यार देगी मेरे दोस्तों। आपको अकेली यही नहीं, दुनिया सब, दुनिया मिला के प्यार देगी मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पादप हो मेरे दोस्तों, पौधे हो और जानवर हो, है ना। जब ये डेड हो जाते हैं, मृत पादप एवं जानवर, तो इसको खा जाते हैं मेरे दोस्तों कौन? इसको खा जाते हैं आपके स्कैवेंजर्स।
स्कैवेंजर्स सूक्ष्म जीव, चींटी, है ना, अर्थवॉर्म एटसेट्रा, ये स्कैवेंजर्स होते हैं मेरे दोस्तों, और ये इनको खाके और इनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिला देते हैं और ह्यूमस की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस मस्ट बी डिसाइड कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी बॉडी से किस में गए हैं, वो आपके मिट्टी के अंदर गए हैं या नहीं गए हैं। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? द ईटेबल पार्ट ऑफ द अनियन इज लीफ, रूट, स्टेम और फ्लावर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका आलू है मेरे दोस्तों, है ना, इसके अलावा मैं बता दूं आलू है मेरे दोस्तों आपका, उसके अलावा मेरे दोस्तों आपका अदरक है ना, खूब चल रहा है आजकल सर्दियों में, अदरक है। उसके अलावा मेरे दोस्तों आपका हल्दी है, हल्दी है ना, एटसेट्रा। आप लोगों ने हल्दी की सब्जी खाई है क्या? आप लोगों ने जो कच्ची हल्दी आती है उसकी सब्जी खाई है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखें कैसी लगती है अगर खाइए तो। आलू है, अदरक है, हल्दी है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है मेरे दोस्तों? ये आपके मॉडिफाइड स्टेम के रूप है मेरे दोस्तों, तना है आपका। मेरे दोस्तों गाजर है, मूली है, शलजम है, ये मेरे दोस्तों रूट के एग्जाम्पल हैं, जड़ के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही जो मेरे दोस्तों आपका प्याज है मेरे दोस्तों, आपका लहसुन है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ये इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। तो मेरे दोस्तों इसमें जो मॉडिफाइड स्टेप का ही ये आंसर होगा मेरे दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या होगा मेरे जिगर के टुकड़ों? हाँ, तो आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल, तना इसका आंसर होगा। और इनका जो फूड स्टोर होता है वो फ्लैशी पार्ट में होता है जो कि लीफ के अंदर होता है, ठीक है। तो फूड स्टोर कहाँ करेगा मेरे दोस्तों? हाँ, फूड स्टोर करेगा आपकी पत्तियों में, और तना करेगा मेरे दोस्त, तना मॉडिफाइड फॉर्म होता है लहसुन और प्याज का। प्याज जो मॉडिफाइड स्टेम में होते हैं। अच्छा, काफी अच्छी लगती होगी हल्दी की सब्जी, है कि नहीं? तो जिन्होंने नहीं खाई हो भैया, तो सर्दियों के अंदर हल्दी की सब्जी बनवाएं और खाएं, काफी हेल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएमआर का टीका किस बीमारी को के लिए दिया जाता है? एमएमआर मेरे दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और ये मेरे दोस्तों विषाणु जनित रोगों से मेरी रक्षा करता है, आप लोगों की रक्षा करता है विषाणु जनित बीमारी से, है ना। तो ये विषाणु जनित से पता चल गया होगा कि कौन सी बीमारी होने वाली है। आपका स्मॉल पॉक्स, मम्स, देखो एमएमआर तो एम से स्टार्ट होने चाहिए, यानी मम्स या मिजल्स से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो ये आपका मिजल्स, उसके अलावा मम्स, और इसके बाद रूबेला। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी मस्ट बी राइट आंसर। ये इन तीनों बीमारियों से रक्षा करता है मेरे दोस्तों। ये बच्चों को भी दिया जाता है, पर वैक्सीनेशन नहीं किया गया हो, और आप कहीं घूमने जा रहे हो तो भी गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करती है मेरे दोस्तों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दाद का कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेरे दोस्तों रिंगवॉर्म, है ना, ये बताना है ना। आपका विषाणु है, वायरस है, या फफूंदी है ना, फंगस है मेरे दोस्तों, लिवर वर्ट है, या फिर बैक्टीरिया है। तो मेरे दोस्तों कवक आपका आंसर होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? जीवाणु नहीं होगा, विषाणु नहीं होगा, बी और सी में से आंसर कर दिए, फफूंद की वजह से आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, सही कर रहे हैं। पपून की वजह से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका दाद हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, रिंगवॉर्म हो जाएगा, राउंड वॉर्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है ना? नहीं है मेरे दोस्तों, नहीं है। कंटीजियस डिजीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंटीजियस डिजीज? मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती है, एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बता दीजिए कि कौन सी बीमारी है जो कि संक्रामक बीमारी नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। तो बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। संक्रामक बीमारियों में कौन सी आती है मेरे दोस्तों? इन्फ्लुएंजा, है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू जा सकती है। स्मॉल पॉक्स है मेरे दोस्तों, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। गंदा पानी और खाने से ये टाइफॉइड बैक्टीरिया के थ्रू, सॉल्मोनेला टाइफी की वजह से जा सकता है। हिस्टीरिया मेरे दोस्तों ये एक डिजीज है, हिस्टीरिया एक डिजीज है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक बीमारी, उस बीमारी का टाइप है जिसमें लोग तेज आवाज से भी डरने लग जाते हैं, है ना। उनको भूत प्रेत जैसी समस्या, अचानक से दांतें बंद होने लग जाते हैं। उसके अलावा उनके हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है ना, शरीर में बेचैनी, पैरों में ऐंठन होने लग जाती है अचानक से। तो उस तरह की बीमारी होती है हिस्टीरिया, है ना। और
एक कंटीजियस डिजीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया क्या है, व्हाट इज हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में तो कई बार मैंने आपको अच्छे से बताया है। जो हीमोफीलिया है ना मेरे दोस्तों, ये कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। सबसे पहले कहां हुआ था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में हुआ था। कहां हुआ था, विक्टोरिया में हुआ था मेरे दोस्तों, है ना। इसीलिए इसको कौन से डिजीज बोल देते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोल देते हैं। आपका जो फीमेल के अंदर एक्सेस क्रोमोसोम है ना, वो एक एक्स से इंपैक्ट हो जाता है, दूसरा एक्स मेरे दोस्तों उसको मेंटेन कर लेता है। पर मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम इंपैक्ट हो जाए तो वाई क्रोमोसोम बेचारा क्या करेगा, है ना। इसकी वजह से ये डिजीज होती है मेल्स के अंदर मेरे दोस्तों। और जो हीमोफीलिया है वो मेरे दोस्तों, इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या नहीं लगता, रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता, क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता, है ना। और ये अचानक से म्यूटेशन की वजह से हाई इनके अंदर, यानी अगर फीमेल्स के अंदर होती नहीं है ये डिजीज, तो भैया अचानक से विक्टोरिया में कैसे म्यूटेशन उनके जीन में अचानक से चेंज हो गया मेरे दोस्तों। हाँ, तो इसकी वजह से आई। तो एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जो जीन होता है उसकी क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है और हीमोफीलिया हो जाता है। काफी अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे दोस्तों, है ना। तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहे, और जिन मेरे जिगर के टुकड़ों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है ना। तो सूखा रोग की बात कर रहा है। सूखा रोग होता है मेरे दोस्तों, जो सूखा रोग है वो होता है मेरे दोस्तों हड्डियों में। इसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। और एक बीमारी होती है जीरोथैलेमिया। क्या होती है, जीरोथैलेमिया। ये होती है आंखों में। इससे आंखें क्या होती है, सूख जाती है ना। आंखों में क्या होती है, नमी कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, सूख जाती है ना। तो वो डिजीज होती है आंखों में। पर ये सूखा रोग है हड्डियों से रिलेटेड डिजीज, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। इसमें कंकाल होता है, स्केलेटल होता है, वो इंपैक्ट होता है। वो क्या होता है, इंपैक्ट होता है मेरे दोस्तों। तो डी मस्ट बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। तो बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य नहीं है मेरे दोस्तों। टिटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, आपका प्लेग येरेसीनिया हेपेटाइटिस की वजह से होता है। तो बिल्कुल जो टिटनेस होता है बैक्टीरियल डिजीज है मेरे दोस्तों, है ना। आपका इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, आपका प्लेग होता है वो येरेसीनिया हेपेटाइटिस की वजह से होता है मेरे दोस्तों, है ना। चूहा इसको फैलाता है मेरे दोस्तों। ब्लैक डेथ भी इस डिजीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ, है ना। किसकी वजह से फैली थी मेरे दोस्तों, चूहा, है ना। चूहे की वजह से फैली थी। एक व्हाइट प्लेग होता है मेरे दोस्तों, वो लंग से रिलेटेड डिजीज है कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों आंसर क्या होगा, विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए कारगर दवाई नहीं होती मेरे दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है ना। तो सिवियन विषाणु बनता है, एमएस विषाणु बनता है, टी4 विषाणु बनता है, राइनो वायरस होता है जो कॉमन कफ एंड कोल्ड के लिए मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा जिम्मेदार वायरस बोला जाता है, राइनो वायरस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, राइनो वायरस मस्ट बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर तो कर ही रहे हैं, और जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते चले। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक कर, भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इवेंट जो भी आपका वीडियो चल रहा है उसको लाइक कर दे मेरे दोस्तों। और आपका आंसर जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि डेंगू रोग का रोगजनक क्या होता है। देखो डेंगू रोग होता है मेरे दोस्तों, तो डेंगू होता है मच्छर की वजह से, है ना। ये होता है मच्छर की वजह से, और मच्छर का नाम है मेरे दोस्तों एडिस इजिप्टी। इन मच्छर की वजह से होता है मेरे दोस्तों, साफ पानी में पैदा होते हैं। डेंगू के मच्छर होते हैं साफ पानी,
मलेरिया का मच्छर होता है गंदे पानी में, है ना। तो मच्छर है भैया ये स्टैंडर्ड वाले मच्छर हैं जो कि घरों में बारिश का पानी आसपास इकट्ठा होने की वजह से हो जाते हैं, समझ रहे हो। मच्छर भी गंदे पानी साफ पानी, बताओ क्या क्या स्पीसीज है। तो चलो आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, है ना। तो टाइफाइड है, हैजा है, दाद है और बुखार है मेरे दोस्तों। तो आप अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है फटाफट से कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है मेरे दोस्तों, है ना। आपका टाइफाइड, हैजा, दाद और डेंगू का बुखार मेरे दोस्तों। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, तो निम्न में से कौन सी बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है? कमेंट बॉक्स में लिखें, देखते हैं कि कौन कौन आंसर करता है इसका। सारे के सारे कर देंगे, ये आंसर नहीं करेगा तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भैया। टाइफाइड नहीं है, हैजा नहीं है, कोलेरा की वजह से होता है, सोलमोनेला टाइफी की वजह से होता था, है ना। ये है बैक्टीरिया, जीवाणु। आपका हैजा है, विब्रियो कोलेरी, है ना। आपका ये भी क्या है मेरे दोस्तों? जीवाणु है। और आपका जो दाद है मेरे दोस्तों, ये होता है किसकी वजह से? फफूंदी। तो आपका क्या होगा मेरे दोस्तों? डेंगू बुखार। क्या होगा? डेंगू। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है? इसका आंसर करना है। आपका टाइफॉइड, हैजा, आपका खसरा और आपका क्षय। तो मेरे दोस्तों टाइफॉइड नहीं है, सॉल्मोनेला टाइफी, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, क्षय, माइक्रोबैक्टीरियम, ये अभी नहीं बताया तो लिख दीजिए, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ये होता है मेरे दोस्तों एक बैक्टीरिया। इसका मतलब है जो खसरा है वो आपका क्या होता है मेरे दोस्तों? विषाणु जनित रोग होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये इस सेशन का मेरे दोस्तों है लास्ट क्वेश्चन। तो अब मेरे जिगर के टुकड़ों मिलते हैं कल के सेशन में, है ना। एक बेहतरीन से सेशन में मेरे दोस्तों फिर से मिलेंगे मेरे दोस्तों। और आप लोगों का इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रैप कर क्रैक कर। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे कल के सेशन में।